सोच कर देखिए, एक आदमी जिसके 3 चेहरे हैं। एक तरफ वो एक बेरहम गैंगस्टर है, दूसरी तरफ एक बड़ा नेता, और तीसरा एक ऐसी कहानी, एक ऐसा अफसाना जो आज भी जिंदा है। जी हाँ, आज हम कोशिश करेंगे उस पेचीदा कहानी को सुलझाने की, जिसका नाम है रहमान डकैत। शायद आपने हाल ही में आई फिल्म धुरंधर देखी होगी। इसी फिल्म ने इस कहानी को, जो कहीं खो सी गई थी, वापस सबके सामने ला दिया। सोचिए जरा, कराची की गलियों का एक गैंगस्टर अचानक से पूरे बॉलीवुड में छा गया। फिल्म ने तो उसे एक चेहरा दिया, बिल्कुल, लेकिन जो असली कहानी है ना, वो फिल्म से कहीं कहीं ज्यादा उलझी हुई और गहरी है। तो सवाल यही उठता है, आखिर वो था कौन, हीरो या विलेन? क्या वो सच में गरीबों का मसीहा था जिसने उस सिस्टम की खामियों को भरा जो लोगों को भूल चुका था, या फिर वो एक जालिम अपराधी था जिसने अपने ही लोगों को, अपने ही इलाके को डर और नशे में डुबो दिया? चलिए आज इन्हीं पर्दों को एक एक करके उठाते हैं। तो रहमान की कहानी को ठीक से समझने के लिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये किस्सा दोबारा जिंदा हुआ, यानी फिल्मी पर्दे से। देखिए, फिल्मों में ना चीजें बड़ी आसान होती हैं, या तो कोई हीरो होता है या विलन, ब्लैक एंड वाइट। लेकिन असली जिंदगी, और खासकर रहमान डकैत की जिंदगी, वो इतनी सीधी सादी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। शुरुआत में तो वो कराची की एक बस्ती का आम सा गुंडा था, लेकिन उसकी कहानी में पावर, पॉलिटिक्स और क्राइम का जो कॉकटेल बनाना, वो किसी भी फिल्म की स्क्रिप्ट से ज्यादा ड्रामेटिक है। तो चलिए फिल्म से निकलकर अब असली दुनिया में चलते हैं, रहमान की दुनिया, यानी लारी। कराची का वो पुराना घनी आबादी वाला इलाका जहां उसने अपना पूरा साम्राज्य खड़ा किया। लारी को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इसे कराची की माँ, यानी कराची की माँ क्यों कहते हैं। ये शहर की सबसे पुरानी बस्तियों में से एक है, लेकिन इस पर सरकार की नज़र कभी ठीक से पड़ी ही नहीं, हमेशा निग्लेक्ट किया गया। और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इस बात का कि जब सरकार एक वैक्यूम, एक खाली जगह छोड़ देती है, तो उसे भरने के लिए रहमान जैसे लोग ही आगे आते हैं। वो एक तरह से इसी टूटे हुए सिस्टम की पैदावार था। रहमान की पर्सनालिटी को समझने का सबसे आसान तरीका है उसके इन दो चेहरों को आमने सामने रखकर देखना। एक चेहरा है रॉबिन हुड का, एक मसीहा का, और दूसरा चेहरा एक खूंखार गैंगस्टर का। लारी के बहुत से लोगों के लिए रहमान एक हीरो था, एक मसीहा। सोचकर देखिए, जब सरकार फेल हो गई तो रहमान ने वो सब काम किए जो एक सरकार को करने चाहिए। एम्बुलेंस सर्विस शुरू की, दवाखाने खुलवाए, गरीब लड़कियों की शादियां करवाईं, यहाँ तक कि सड़कें, स्कूल और पार्क भी बनवाए। यही वजह थी कि लोग उसे अपना रॉबिन हुड मानते थे। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू होता है, और ये पहलू बहुत ही काला था। उसका बाप दाद मोहम्मद एक ड्रग डीलर था, और खून तो रहमान की रग रग में था। सिर्फ 12 साल की उम्र में उसने एक आदमी को चाकू मार दिया था। उसने एक्सटॉर्शन के बड़े बड़े रैकेट्स चलाए, और लारी के नौजवानों के हाथ में पता है क्या दिया? ड्रग्स और AK-47। मतलब जिस इलाके में वो स्कूल बनवा रहा था ना, उसी इलाके की पूरी जनरेशन को बर्बाद भी कर रहा था। लेकिन रहमान सिर्फ लारी का लोकल गैंगस्टर बनके खुश नहीं रहने वाला था। उसकी एम्बिशंस, उसकी चाहतें बहुत बड़ी थी, और यही एम्बिशंस उसे एक ऐसे खेल में खींच कर ले गई जहां खिलाड़ी बहुत बहुत बड़े और खतरनाक थे। और यहाँ वो पुरानी कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। एक तरफ रहमान का दबदबा बढ़ रहा था, लेकिन उसी टाइम कराची में एक और बहुत बड़ा नाम अपनी जड़ें जमा चुका था। इंडिया से भागा हुआ दाऊद इब्राहिम। अब तकरार तो होनी ही थी, इट वॉज इनएविटेबल। और जब ये तकरार हुई तो बहुत भयानक हुई। एक आई विटनेस के मुताबिक अपनी पावर प्रूफ करने के लिए रहमान ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने दाऊद के सगे भाई नूरुल हक, जिसे नूरा भी कहते थे, उसे किडनैप कर लिया। पहले उसे बुरी तरह टॉर्चर किया, और फिर 6 गोलियां मारकर उसकी लाश दाऊद के घर के बाहर फेंकवा दी। ये एक खुला ऐलान था, एक ऐलान जंग कि कराची में अब एक नया बादशाह आ चुका है। नूरा के मर्डर के बाद रहमान को समझ आ गया कि अब उसे अपनी इमेज बदलनी पड़ेगी। इसीलिए उसने बनाई पीपल्स अमन कमेटी, यानी PAC। अब नाम में तो अमन यानी शांति थी, लेकिन असल में ये रहमान के गैंग का ही एक पॉलिटिकल फ्रंट था, एक कवर। और इस कवर के जरिए उसने उस वक्त की रूलिंग पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी PPP के साथ अपने रिश्ते बहुत मजबूत कर लिए। उसके पॉलिटिकल पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लारी की सड़कों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते थे,
जिन पर रहमान और उसके गैंग के लोगों की फोटोज देश के प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के साथ लगी होती थी। सोच सकते हैं, क्राइम और पॉलिटिक्स के बीच की जो दीवार थी वो तो जैसे पूरी तरह तोड़ दी गई थी। लेकिन जो आग से खेलता है वो एक ना एक दिन जलता जरूर है। तो अब चलते हैं कहानी के आखिरी चैप्टर पर, रहमान डकैत की मौत। साल था 2008। पीएसी बनाने के बाद रहमान अपनी पावर के पीक पर था। उसे लग रहा था कि अब उसे कोई छू नहीं सकता। लेकिन सिर्फ एक साल के अंदर 2009 में कराची के सबसे नोटोरियस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट चौधरी असलम ने एक पुलिस एनकाउंटर में उसे मार गिराया। कम से कम ऑफिशियल स्टोरी तो यही थी। लेकिन एक और कहानी है, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। एक चश्मदीद की माने तो ये कोई आम एनकाउंटर था ही नहीं। ये एक ऐसी साजिश थी जिसमें 3 बड़े खिलाड़ी शामिल थे। पहला, दाऊद इब्राहिम, जो अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। दूसरा, एक पावरफुल पॉलिटिशियन जिसने इस काम में मदद की। और तीसरा, चौधरी असलम, वो पुलिस वाला जिसने ट्रिगर दबाया। थियरी ये है कि दाऊद ने अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस का इस्तेमाल किया और चौधरी असलम के हाथों रहमान का काम तमाम करवा दिया। तो असलियत क्या थी? क्या ये पुलिस की एक आम कार्रवाई थी या फिर एक स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर, एक ऐसी हत्या जिसमें सरकार और अंडरवर्ल्ड दोनों मिले हुए थे? ये सवाल आज भी लारी की गलियों में गूंजता है। सबको लगा चलो रहमान मर गया, अब शांति होगी, लारी में हिंसा का दौर अब खत्म हो जाएगा। लेकिन वो सब गलत थे, बिल्कुल गलत। ये तो एक नए और पहले से कहीं ज्यादा खूनी चैप्टर की बस शुरुआत थी। रहमान की गद्दी पर बैठा उसका कजन उज़ैर बलोच, और उज़ैर बलोच वो रहमान से भी 2 कदम आगे निकला, ज्यादा जालिम, ज्यादा बेरहम। रहमान के जाने से जो पावर वैक्यूम बना था, उज़ैर ने उसे खून और दहशत से भर दिया। उज़ैर कितना जालिम था, इसका अंदाजा सिर्फ एक घटना से लगाया जा सकता है। जब उसने अपने दुश्मन अरशद पप्पू को पकड़ा तो उसे मारने के बाद कुछ आई विटनेसेस कहते हैं कि उज़ैर और उसके आदमियों ने अरशद के कटे हुए सिर से फुटबॉल खेला। सोचिए, हिंसा का लेवल इस हद तक गिर चुका था। और ये वायलेंस का साइकिल सबको निगल गया। वही सुपरकॉप चौधरी असलम जिसने रहमान को मारा था, वो खुद इस चक्रव्यूह से नहीं निकल पाया। 2014 में एक कार बॉम्ब ब्लास्ट में उसकी भी हत्या कर दी गई। मतलब साफ था, इस खेल में कोई भी सेफ नहीं था, कोई भी नहीं। तो आखिर में रहमान डकैत की कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं रह जाती। ये उस पूरे सिस्टम की कहानी है जहां सही गलत, कानून, जुर्म, नेता, गुंडे, इन सब के बीच की लकीरें ना सिर्फ धुंधली नहीं पड़ती, वो मिट जाती हैं। एक ऐसी दुनिया जहां ये पहचाना ही नामुमकिन हो जाता है कि आखिर कौन किसे इस्तेमाल कर रहा है। और ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब सिस्टम ही इतना टूट चुका हो, जहां गरीबी और नाइंसाफी लोगों को जुर्म की तरफ धकेलती हो, और जहां पावर में बैठे लोग खुद ही क्रिमिनल्स का इस्तेमाल करते हों, तो फिर असली गुनहगार है कौन? रहमान डकैत, या वो पूरा का पूरा सिस्टम जिसने रहमान डकैत जैसे लोगों को पैदा किया?